चलो बच्चों पढ़े। पेज नंबर 112। बातें नहीं यार प्लीज अभी ना। वहां पे एक टॉपिक दे रखा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। पहली बात तो ये जो हार्डी विनबर्ग है जेनेटिक्स का टॉपिक है, मगर यहाँ पे 2 पॉइंट आपको इस चैप्टर में याद रखने हैं। तो कौन कौन से पहले टिक करो फिर समझाता हूँ। पहला तो थर्ड लाइन में मार्क करो रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन। मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन। और लास्ट में जाके मार्क करो फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग। 5 फैक्टर के नाम। और अगर तुम साथ के साथ याद करना चाहते हो ट्रिक पता है क्या, किसी को जेनेटिक वेरिएशन के 5 फैक्टर याद है? देखो इनमें से 4 तो सेम है। एक अपन ने हाइब्रिडाइजेशन को हटा के नेचुरल सिलेक्शन लगा दिया। रीजन में समझा दूंगा, पहले 2 चीजें तो वही था, देख लो बाद में कंफ्यूजन होता है। इवोल्यूशन में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये 2 चीजें पूछी जाएगी आपसे, सुन रहे हो। बाकी सारे न्यूमेरिकल होते हैं, इसमें जीन फ्रीक्वेंसी निकालने के, वो जेनेटिक्स में आते हैं। किसमें? तो इन दोनों का मतलब समझा दूं एक बार, सुनो। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जेनेटिक वेरिएशन, मैंने 5 मेथड बताए थे, बताओ उससे जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? हार्डी विनबर्ग ने बोला था कि एक जो गिवन पॉपुलेशन है ना, उसके अंदर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो ये बात गलत सही की नहीं है, इनका एक लॉ था। तो एक बार बताओ, जीन फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती है और ये बोल रहे नहीं होती है, तो क्या करें? तो इन्होंने क्या किया, कुछ फैक्टर्स निकाल दिए, बोले इन फैक्टर की वजह से है तो चेंज होगी, नहीं तो चेंज नहीं होगी। और ये फैक्टर अपने को याद करने। अब इन्होंने खास बात क्या बोली कि इस लॉ को अप्लाई करने के लिए पॉपुलेशन रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, मतलब ह्यूमन डिसाइड नहीं करना चाहिए किसकी मेटिंग इससे होगी। याद करो ऐसा किस में किया जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा, बाकी सब आएगा, सही बात है। तो देखो जीन फ्रीक्वेंसी कब कब चेंज हो सकती है, आप खुद सोचो। म्यूटेशन की वजह से हो सकती है, अरे वेरिएशन आ सकता है, या फिर किससे आ सकता है, रिकॉम्बिनेशन, या फिर और तरीके जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट। हाइब्रिडाइजेशन से भी चेंज हो सकती है, मगर वो रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन। तो बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब मुझे बताओ, नेचुरल सिलेक्शन से जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है क्या? हो सकती है। पहले वो भी स्पीशीज थी जो कि बहुत फिट थी, सर्वाइवल वाली, और एक कमजोर भी थी, बताओ दोनों के जीन पॉपुलेशन में थे। कमजोर वाली मर गई तो उसके जीन डिलीट हो गए, जो स्ट्रांग वाली थी वो बच गई, तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज। इसमें याद क्या रखना है, मैं एक बार कंफर्म कर दूं। हार्डी वीनबर्ग किस पे एप्लीकेबल है? रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन। इसको कितने फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? बस उनके नाम याद कर लो ना। बाकी एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, पढ़ने में बुराई नहीं है। न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे ना, इज इट ऑल राइट? नेक्स्ट से आज हमें पढ़ना है, मॉड्यूल पास में रख लो, लिखना स्टार्ट करो। बेटा एक कर्टन लगा देगा प्लीज। बेटा पढ़ाते टाइम बातें नहीं प्लीज, है ना। नीर आ जा रहा, ग्रुप बना के जाओ बाहर, बातें करके वापस आओ। पढ़ते टाइम सिंसियर। भाई टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, वो अलग टॉपिक है, ये क्या है? एग्जाम्पल्स। एक स्टडी हुई थी एक कीड़े पे। बरसात के टाइम एक तो झिंगुर होते हैं टर्टल वाले, और एक याद करो तितली ऐसे कीड़े होते हैं, उड़ते रहते हैं इधर उधर। मौत कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? आपकी भाषा में कुछ भी बोलते होंगे, तो ये उसी का नाम है, बिस्टन बेटुलेरिया। इसका एक और नाम होगा पेपर्ड मॉथ, या मॉथ किसी भी नाम से जानेंगे। जो व्हाइट वाले होंगे तो व्हाइट, ब्लैक वालों को मिलेनिक मॉथ कहेंगे, क्या कहेंगे? और कहीं पर भी लिख लेना ये स्टडी इंग्लैंड में हुई थी, कहाँ हुई थी? तो कहीं भी इंग्लैंड का नाम लिखना, स्टडी इन इंग्लैंड ऐसे लिख लेना। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी भी नहीं है फिर भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। कुछ व्हाइट वाले ब्लैक में कन्वर्ट हो गए थे, क्यों हुए थे? म्यूटेशन से। अब यहाँ से स्टडी शुरू होती है। 2 ईयर रटने भाई, 1850 और 1920।
एक वर्ड है लाइकन, आपने पढ़ा लाइकन, और लाइकन पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है, याद है? SO2 ज्यादा, लाइकन कम। और दूसरा जो काला धुआं होता है ना, अनबर्न कार्बन पार्टिकल, उसको सूट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मोक और सूट है ना यहाँ पे। इसी का कंटिन्यूएशन है कि दो हो गई, दो स्टडी, उसके बाद ये। अच्छा, मिलेनिक का मतलब होगा ब्लैक वाला मौत, है ना? मिलेनिन से याद कर लो। मतलब इसमें दो इंपॉर्टेंट शब्द है। पहला एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ये रट लो, बहुत कम आएगा इसका मतलब, जहाँ भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरा प्री एडेप्टिव म्यूटेशन, ऐसा म्यूटेशन जो पहले ही हो गया, मतलब उसको पता भी नहीं था आगे फायदा होगा या नुकसान होगा, पहले म्यूटेशन करके बैठ गया। आज बच्चे क्या सैटरडे मना रहे हैं? हम्म? अच्छा, तो फिर क्लास कैसे, वाईफाई से ले रहा हूँ? अरे तो इसमें क्लास में नहीं आने का क्या सेंस है फिर? 3 बच्चे तो अभी आए थे ट्रेन में ना के, मैंने देखा था। एक तो पीछे बैठा। नेट नहीं चल रहा तो इतनी हलचल। अरे पढ़ लो, पढ़ाई तो चल रही है ना, पढ़ो। आज पढ़ने वाले बच्चे हैं। जल्दी जल्दी लिखो भाई, लिखना है तो। अगले लेक्चर में मंडे को ही खत्म होगा अपना 3rd चैप्टर, फिर अपने पास 2 लेक्चर बचेंगे, उसमें 4th भी खत्म।
थर्सडे को खत्म हो जाएगा ये आपके ना। फ्राइडे को आपकी छुट्टी नहीं है, ऑफिशियल छुट्टी नहीं है। जिनका सिलेबस खत्म हो जाएगा उनकी क्लास नहीं होगी, जिनका नहीं होगा उनकी क्लास होगी। मतलब वो नहीं है, आपकी प्रिपरेशन लीव नहीं है ना, क्लासें कम हो सकती है, वो अलग बात। ठीक है बच्चों, पढ़े जल्दी लिखो यार, इतना टाइम थोड़ी मिलेगा, धीरे धीरे लिख रहे हो तुम भी। सुनो भाई, हमें आज जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पहले तो नेचुरल सिलेक्शन याद है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, याद है? ठीक है, अब रुक जाओ रुक जाओ, मैं टाइम दूंगा, मिटाऊंगा नहीं, पक्का रुक जाओ। हाँ, पहले मैं दो तीन शब्द समझाता हूँ आपको, है ना। पहला होगा नेचुरल सिलेक्शन, ओ इधर नीट का क्वेश्चन। पहला होगा नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा होगा नेचुरल सिलेक्शन विद एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, सुनाई दे रहा है? और तीसरा होगा प्योर एंथ्रोपोजेनिक एक्शन यानी आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये तीनों में अंतर क्या? गैलापागोस आइलैंड, वहां पे याद करो एक ओरिजिनल वैरायटी थी सीड ईटिंग, बताओ उससे नई नई स्पीशीज बन गई, ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो प्योर क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। उसमें एंथ्रोपोजेनिक है ही नहीं, बताओ पहला केस समझ में आ गया? सेकंड जो केस है उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है, दिख रहे हैं पीछे, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, मगर फाइनल सिलेक्शन कौन कर रहा है? नेचर। कौन कर रहा है? तो अगर कोई पूछे एंथ्रोपोजेनिक है, मगर प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू नेचुरल सिलेक्शन, तो ये भी नेचुरल सिलेक्शन ही है क्योंकि नेचर कर रहा है सेलेक्ट, मगर इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसको अपन प्योर नेचुरल सिलेक्शन नहीं कह सकते, अपन बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन तो है मगर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी है। बोलो। तीसरा जो होगा उसमें नेचर का रोल ही हट जाएगा, उसमें सारा काम ह्यूमन ही करेगा, उसको अपन आर्टिफिशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल सिलेक्शन, वो भी एंथ्रोपोजेनिक है। तो बताओ तीनों में अंतर समझ में आया? पहला क्या था? प्योर नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन विद एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, और तीसरा प्योर एंथ्रोपोजेनिक, उसका नाम क्या हो गया? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये भी क्वेश्चन आने वाला है, थोड़ी देर में तैयार रहना इसके लिए, याद रहेगा भाई। आया तो ढंग से पढ़ो, नेट भी नहीं है तो मोबाइल चला नहीं सकते, ढंग से पढ़े, कोई मोबाइल चलाया बाहर नहीं वाला उसको, है ना। और यहाँ शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये दो इंपॉर्टेंट है, तीसरा नहीं है इंपॉर्टेंट, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे दो। पहला है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, ये स्टडी इंग्लैंड में हुई थी, कहाँ हुई थी? एक कीड़े पे स्टडी, पैसे बहुत है क्या कर बोलो स्टडी करते हैं ना। तो कीड़ा का नाम था मौत, मौत कीड़ा होता है क्या है? उसका साइंटिफिक नेम है बिस्टन बेटुलेरिया। क्वेश्चन में पेपर्ड मौत लिखा हुआ आता है, अभी अपन देखेंगे क्या लिखा होता है, शायद स्पॉट होते हुए ऐसा कुछ, तो पेपर्ड मौत। इनमें जो ब्लैक होता है उसको मिलेनिक कहते हैं, क्या कहते हैं? अब खास बात सुनो, ऐसा माना जाता है कि दो प्रकार, दो रंग के होते हैं, एक क्या होता है ब्लैक होता है और एक क्या होता है व्हाइट। अभी कैसे कन्वर्ट हुए इसकी बहुत लड़ाई है, तो पता है सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी ये वाली लाइन, ऐसा माना जाता है कि जब ये सब स्टडी हुई थी ना उससे बहुत सालों पहले म्यूटेशन हुआ, और ये म्यूटेशन एक बार नहीं, रैंडम रिकरिंग म्यूटेशन, बार बार म्यूटेशन हुआ, उससे कुछ व्हाइट फॉर्म ब्लैक में कन्वर्ट हो गई, व्हाइट वाली किस में कन्वर्ट हो गई? ब्लैक। तो आपको बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश करता है नीट में, पता है ये जो ब्लैक बने ये पोल्यूशन से ब्लैक हुए क्या? ना। धूप की कमी से ब्लैक हुए क्या? नो। एनवायरमेंट की वजह से ब्लैक हुए क्या? नहीं। ये ब्लैक किसकी वजह से हुए? म्यूटेशन। अब मुझे एक बात बताओ, इन मौत को ये पता था क्या कि फ्यूचर में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और जो ट्री ट्रंक है वो काले हो जाएंगे और वहां पे हमें बैठ के फायदा मिलेगा, प्रीडेटर हमें देख नहीं पाएगा, पता था क्या? तो ऐसे म्यूटेशन कहलाते हैं प्री अडेप्टिव। क्या कहलाते हैं? पहले से ही, है ना। और अपन सिर्फ एडवांटेजियस म्यूटेशन की बात करेंगे, म्यूटेशन हार्मफुल भी तो होते हैं, डिजीज एडवांटेजेस यहाँ पे लिखा क्यों नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा ना। तो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टोपी वाले भाई साहब रिपीट करो क्या बोला मैंने। हाँ, उससे पहले ये काले क्यों गए थे? म्यूटेशन की वजह से, सही बात है। ऐसा नहीं स्कूटी पे आ रहे हैं पोल्यूशन हो गया, ऐसे नहीं है ना, ठीक है। बड़े आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं ना। नेक्स्ट जो आता है, दो स्टडी हुई थी भाई, एक 1815 में और एक 1920। इधर देखो इधर, इसको मान लेना व्हाइट मौत है, इसको मान लेना ब्लैक मौत है, मान लोगे? पहले जो बैकग्राउंड था वो व्हाइट था, तो देखो ऐसे, ये बताओ व्हाइट को देखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कैमोफ्लाज हो रहा है ना। ब्लैक जो है चमक रहा है, कंट्रास्टिंग में चमक रहा है, तो बताओ यहाँ पे आसानी से कौन दिखेगा? तो बताओ प्रेडेटर को ही तो ब्लैक ही दिखेगा। दूसरा केस इधर देखो इधर, ये बताओ एनवायरमेंट चेंज हो गया ना, ये बताओ पीछे ब्लैक हो गया, अब आसानी से कौन दिख रहा है? व्हाइट। और ब्लैक आसानी से नहीं दिख रहा, तुम समझ रहे हो क्या होने वाला है? वैसे दो स्टडी होने वाली है ना। पहली स्टडी हुई 1850 में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, तो इंडस्ट्री कम, पॉल्यूशन कम, ट्री ट्रंक काले नहीं थे सफेद थे, क्योंकि उनपे क्या जमा हुआ था? लाइकन। तो लाइकन उनको व्हाइटिश अपीयरेंस दे रहा था, पक्का? यानी बोर्ड का एग्जांपल। अब इसमें दोनों प्रकार के कीड़े, मेरे से पूछो यहीं क्यों बैठे थे कीड़े, मुझे क्या पता क्यों बैठे थे, स्टडी हुई थी, है क्या ना, ऐसी हरकतें ना करें। तो वहां पे दोनों प्रकार के कीड़े बैठे थे,
व्हाइट और ब्लैक, ये तो आसानी से कौन दिखेगा, अरे व्हाइट बैकग्राउंड है कौन दिखेगा, ब्लैक, इसीलिए तो अपन ब्लैक से लिखते हैं ना। तो ये बताओ हमें दिख रहा है तो प्रीडेटर को भी तो दिखेगा, और प्रीडेटर मेहनत क्यों करेगा, तो ब्लैक ब्लैक को खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा, तो बताओ कौन सरवाइव कर रहा है। तो अपन बोलेंगे इस सेट ऑफ कंडीशन में किसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ, व्हाइट का। बताओ पहली स्टडी समझ में आ गई। तो पहली स्टडी में पता लग गया कि व्हाइट वाले ज्यादा, क्योंकि उनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ अंडर दिस सेट ऑफ कंडीशन। पक्का। सेकंड, 70 साल बाद दूसरी स्टडी हुई, उसके बीच में तो बहुत कुछ हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जिसके पास ही पैसा था वो इंडस्ट्री लगा रहे थे। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस तो थी नहीं कि पोल्यूशन रोके। आजकल तो चिमनी वगैरह जो होती है उसमें कुछ लगते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर कुछ कुछ लगता है ना, अरे सुन लो। तो उस समय तो इनको पता ही नहीं था पोल्यूशन के नुकसान, भयंकर पोल्यूशन, इतना पोल्यूशन, सब काले हो गए, सब नहीं मतलब दीवारें काली हो गई, पेड़ के तने काले हो गए, सुनाई दे रहा है। और याद करो पोल्यूशन के बढ़ते ही लाइकन ज्यादा या कम, तो एक साथ दो चीज हुई, काला काला धुआं सूट वो पेड़ों पे जमना शुरू हो गया, साथ ही साथ लाइकन कम हो गए। तो बताओ पेड़ अब सफेद रहे या काले हो गए, तो उस पर फिर से दोनों बैठे हैं, अमीर से क्यों बैठे मुझे क्या पता, तो वहां पे दोनों कीड़े बैठे हैं सफेद और काले, कौन आसानी से दिखेगा, तो प्रीडेटर को भी दिखेगा, तो प्रीडेटर आसानी से उनको खाएगा खाएगा खाएगा, तो बताओ कौन सरवाइव करेगा, तो इनका क्या हो गया, नेचुरल सिलेक्शन। तो बताओ यहाँ पे एनवायरमेंट कांस्टेंट है या चेंजिंग है, इसकी जरूरत बनने को पड़ेगी अपने को, तो चेंजिंग एनवायरमेंट, तो दो सिलेक्शन हुए, उधर अलग इधर अलग, उसी लेना छुप छुप के लोग, ये बताओ समझ में आया, सिंपल। अब एक बात बताओ, तुमने कभी है ना हिस्ट्री चैनल, हिस्ट्री नहीं डिस्कवरी चैनल देखो, बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो हिरण को खाते हैं, तो बताओ हिरण दुनिया से खत्म हो गए क्या, तो अगर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना तो नेचर आसानी से खत्म होने नहीं देता, वो क्या करता है, प्रे और प्रीडेटर का एक रेशियो बना के चलता है, सुनाई दे रहा है। तो इसीलिए देखो क्या लिखा है, नो वेराइटी कंप्लीटली वाइप्ड आउट, कोई वेराइटी कभी खत्म नहीं हुई पूरी, उनका रेशियो चेंज होता रहा है ना, सुन रहे हो। और ये स्टोरी सही थी या नहीं थी, इसको प्रूव कैसे किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद गाँवों में चले गए, कहाँ पे, गाँव में बताओ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा या कम, तो वहां पे अभी भी कौन ज्यादा होंगे, व्हाइट या ब्लैक, व्हाइट ज्यादा, ये तो मैं लेस लिखा हुआ है ना सुन रहे हो क्या, तो ब्लैक वाले क्या थे कम, व्हाइट वाले क्या थे ज्यादा, मिलेनिक मतलब क्यों कम थे ये, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट नहीं आया था, बताओ वहां पे अभी भी लाइकन जमा हुआ था, समझ में आई थ्योरी। दिखने में सिंपल है, आपको पता है एनसीईआरटी घुमा घुमा के लिखता है कि बच्चे समझ ना जाए, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया ना। एक्सरसाइज नंबर 2 पे आओ, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर मत बोलना, करते जाना। पहले पे आइए क्वेश्चन नंबर 14, नहीं 15 पे हो। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एज ऑब्जर्व्ड इन पेपर्ड मॉथ, पेपर्ड मॉथ मतलब यही है बिस्टन बेटुलेरिया, इसी का नाम है। प्रूव्स दैट, ये तो पहला तो सही दिख रहा है, बोलो। द ट्रू ब्लैक मेलानिक फॉर्म अराइज बाय अ रैंडम, नहीं रिकरिंग रैंडम म्यूटेशन, बताओ सही है। अब बाकी तीन गलत भी तो प्रूव होने चाहिए ना। सेकंड देखो, द मेलानिक फॉर्म ऑफ मॉथ हैड नो सेलेक्टिव एडवांटेज ओवर लाइट फॉर्म इन इंडस्ट्रियल एरिया, गलत है, फायदा हो रहा था ना उसको तो। नेक्स्ट देखो, लाइटर फॉर्म को कभी भी फायदा नहीं हो रहा था, ये भी गलत। चौथा, मिलेनियस बेस्ड पॉल्यूशन जनरेटेड, पॉल्यूशन से काले हो गए थे क्या, गलत बात, तो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट फॉर 20 कोई आंसर ना बोले मैं पूछूंगा किसी बच्चे से जो मेरे सामने ही बैठा है। In case of peppered moth, the black colored form became dominant over the light colored in industrial revolution. ठीक है ना, it is an example of natural selection, अरे अपन natural selection ही तो पढ़ रहे हैं। सेकंड देखो, natural selection whereby the darker forms were selected, पहला क्यों नहीं होगा, क्योंकि डार्कर एनवायरनमेंट की वजह से डार्क नहीं हुए थे, म्यूटेशन से हुए थे। थर्ड देखो, अपीयरेंस ऑफ डार्कर कलर ड्यू टू पुअर सनलाइट, पुअर सनलाइट से काले थोड़ी होंगे, गोरे हो जाएंगे, मिलेनियम कम होगा। और पे याद करो कोविड में लोग गोरे हो गए थे ना, ऐसे बोल रहा हूँ मैं तो। और देखो, प्रोटेक्टिव मिमिक्री, देखो मिमिक्री मतलब होता है किसी को कॉपी करना, ये कैमोफ्लैज का ज्यादा एग्जांपल है, कैमोफ्लैज, सुनाई दे रहा है, तो इसको छोड़ो, तो आंसर इज सेकंड। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल है, मासूम से दिखने में मगर गलती करवाते हैं। पहले तो इधर देखो एक चीज, तुम्हें तो कंफ्यूज करता हूँ थोड़ा, इधर देखो ये क्या लिखा है, ठीक है, कोई डाउट है मन में, नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, डार्विन, म्यूटेशन ह्यूगो डेवरेस, फिर दोनों एक साथ कैसे आ गए, नियो डार्विन, याद है, सबको मिला दिया था ना। अब क्वेश्चन 40 सॉल्व करो, मैं ये नहीं बताता तो तुम्हें डाउट नहीं आता, अब डाउट आएगा। इंडस्ट्रियल मैनरिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ,
पड़ जाएगी भी, मैंने कहा था ना नेचुरल सिलेक्शन है इसका एग्जाम्पल। हाँ, मैंने जानबूझ के बताया था, मैं चाहता हूँ तुम गलती करो, यही गलती कर दो ताकि एग्जाम में ना करो। सुनाई दे रहा है? इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर बोलूं मैं? ओके, इसमें डाउट ही आना चाहिए सर न्यू डार्विनिज्म क्यों नहीं है। बेटा न्यू डार्विनिज्म एक थ्योरी है, अपन एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, और ये एग्जाम्पल ज्यादा फिट किस में बैठ रहा है? नेचुरल सिलेक्शन। एक और डाउट आना चाहिए सर म्यूटेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में हो तो म्यूटेशन से रहा है, मगर ये बताओ फाइनल सिलेक्शन कौन कर रहा है? नेचर। तो नेचुरल सिलेक्शन, तो इसमें प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू नेचुरल सिलेक्शन। तुम्हें सुनाई दे रहा है? तो एक बात बताऊं, एक सीक्रेट बताऊं, अगर नीट की तरफ से इसका आंसर कुछ और होता तो हम उसको भी जस्टिफाई करते हैं, हमें करना पड़ता है कभी कभी, और यहाँ पे बेस्ट आंसर इज नेचुरल सिलेक्शन। इज इट ऑल राइट? ओके, 41 कर लो तो सिंपल है। लाइक एन SO2 याद है, तो ये तो लाइक इन हो जाएगा। अब आप एक बार इसका डायग्राम देख लो, मॉड्यूल से देख लो कौन से पेज पे, फोटो देख लो ताकि एग्जाम में आए तो पहचान जाओ। फोटो बहुत अच्छी नहीं है, दोनों ही दिख रहे हैं अपने को, तो खा लो जिसको खाना है, मतलब प्रीडेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसको दोनों ही दिख जाएंगे। बस ये याद रखना, ऐसा डायग्राम आए तो किसका एग्जांपल है? नेचुरल सिलेक्शन। कैमोफ्लेज भी है मगर नेचुरल सिलेक्शन भी है ना। हाँ, क्या ढंग से बोलो, क्या कह रहे हो? कैमोफ्लेज कौन पूछ रहा है? खुद को वातावरण में ढाल लेना ताकि दिखाई ना दे। मैं ऐसा खुद को रंग लूं कि मैं तुम्हें दिखू ही ना, तुम्हें लगे बोर्ड है, ऐसा कैमोफ्लेज। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़े नेक्स्ट। इधर देखो, अच्छा वो बस ही लेगा, खड़ा हो जाओ। एक क्वेश्चन पूछूंगा, कोई हेल्प मत कर देना। हाँ बेटा लास्ट रो, कॉर्नर। कॉर्नर नहीं उसके पास, कॉर्नर वाला तो एकदम सिंसियर बेटा, बेटर बैठ। रोबोट कैसे हो रहा था? हाँ इधर देखो, पूछो बेटा, टफ है देखते शायद ही हो पाए तेरे से। ये बता, डेटॉल, लाइजॉल, कोलगेट नाम सुना है? ये कितने प्रतिशत कीटाणुओं को मारते हैं? 99.9। बैठ जाओ। तो जो बच जाता है ना, जो उसकी कहानी पढ़ेंगे अपन, है ना। सही में यही टॉपिक है, मजाक नहीं है ना। उसने चश्मा वश्मा हटा लिया, उसको लगा भयंकर क्वेश्चन आने में। चल अब पढ़ना स्टार्ट। नींद उड़ी, थोड़ी फीलिंग बेटर है ना, एड्रेनलिन सेक्रेट हो गया तेरे में। सामने देखो, सुनो। ओके, देखो भाई, मैं जो कहानी कहने वाला हूँ वो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं ब्रश करना छोड़ दी, नहा नहीं रहे हो, ऐसा नहीं करना है ना। देखो जितने भी मेडिकेटेड सोप्स होते हैं, स्पेशली कोलगेट, मतलब जो भी ऐसी चीज है जिसमें कोई एंटीबायोटिक है, स्पेशली क्या है, उसको डेली यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ ना। जिसकी कंपनी है डेटॉल, वो तो चाहते हैं कि आप डेटॉल ज्यादा से ज्यादा यूज करो, तभी तो बिकेगी उनकी, है ना। तो आपको फुल मोटिवेट करते हैं कि डेली यूज करना है। जब भी नहाओ तो उसमें डिटॉल डाल लो, शेविंग कर रहे हो उस पानी में डाल लो, बच्चा अगर घर में है तो वो तो पक्का डिटॉल से नहाना जरूरी है ना। उसके कपड़े भी, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि उनका बिकेगा प्रोडक्ट। मगर दिमाग लगाओ, आपने डिटॉल को क्या किया, पोंछा लगवा रहे हो घर में, 3 बार पोंछा लगा, बोल वहां रह गया, वहां भी लगाओ, है ना। डिटॉल एंटीबायोटिक है, वो क्या करेगा, जो भी बैक्टीरिया उनको किल करेगा या उनकी ग्रोथ को रोकेगा, सही बात है। मानो किल किया, मगर आप सोचो कोई ना कोई बैक्टीरिया तो रेजिस्टेंट होंगे। तो दिन में 3 बार पोंछा लगवा के आपने पता है क्या किया, जो काम नेचर हजारों सालों में करता था वो कुछ 100 साल में कर दिया। आपने उस रेजिस्टेंट वैरायटी का कंपटीशन हटा दिया, बताओ बाकी सारे मर गए, रेजिस्टेंट बच गया। तो आपने क्या किया, पूरा खेल का मैदान उसके लिए छोड़ दिया, बोले भाई पूरा घर अब तेरा है, जो करना है कर। वो लगातार मल्टीप्लाई होगा, म्यूटेशन करेगा, और भी खतरनाक रेजिस्टेंट वैरायटी बनाएगा। तो बताओ बहुत रेजिस्टेंट वैरायटीज बन गई। अब सही में जिस दिन तुम्हें चोट लगेगी और तुम डेटॉल लगाओगे, कुछ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन सा बैक्टीरिया है, रेजिस्टेंट, वो असर ही करना बंद कर देगी, है ना। ये तो बात समझ में आ रही है। इसीलिए जितनी भी कंपनी होती है ना, अपने एंटीबायोटिक को चेंज करती रहती है, क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है ना। दूसरा एग्जाम्पल, हम जब भी बीमार होते हैं भयंकर, तब डॉक्टर बोलते हैं एंटीबायोटिक लो, है ना। ये रूल होता है, छोटे मोटे में तो देते भी नहीं है, मगर हम तो खुद ही डॉक्टर है। हम क्या करते हैं, बिना पूछे एंटीबायोटिक ले रहे हैं। और जब से कोविड आया, जब से तो लोग ज्यादा ही ले रहे हैं, उनको थोड़ी नॉलेज हो गई देख दाख के ना। अरे सुन रहे हो, तो थोड़े से बीमार हुए एंटीबायोटिक, पड़ोसी बीमार हुआ तो एंटीबायोटिक, बोले मैं ना हो जाऊं कहीं ना। तो लोग बिना पूछे एंटीबायोटिक ले रहे हैं, पूरा कोर्स भी नहीं ले रहे, और हर बार अलग, बोले पिछली बार ये थी इस बार लाल वाली लेंगे, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक आपके अंदर जितने बैक्टीरिया को मार सकती थी, बताओ मारे जा रही है, रेजिस्टेंट बचे जा रहे हैं। और इंडिया में ऐसे बैक्टीरिया पनप चुके हैं, पनप मतलब डेवलप हो चुके हैं, जिनको सुपर बग कहते हैं। उन पे कोई एंटीबायोटिक असर ही नहीं कर रही है। और जिन लोगों में उनका इन्फेक्शन होता है उनको बचा ही नहीं सकते आप, है ना। तो इसी की कहानी है ये, तो कहानी समझ में आई? बड़ी भयानक कहानी है। तो भाई जब तक बहुत जरूरी ना हो, एंटीबायोटिक या ऐसे मेडिकेटेड चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जब सही में जरूरत होगी वो असर नहीं करेगी ना। ओके, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया बोलूं मैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, क्योंकि हम ही तो कर रहे हैं, पोछे हम ही तो लगवा रहे हैं दिन में 3 बार, है ना। एक बार बताओ, पोछा लगाने के बाद जो बैक्टीरिया बच गया, उसको अपन चुन रहे हैं या नेचर सेलेक्ट कर रहा है? इसीलिए एग्जाम्पल किसका है,
विद एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। सुनाई दे रहा है? फाइनल सिलेक्शन भी अगर हम ही कर लेते फिर वो आर्टिफिशियल हो जाता। फाइनल सिलेक्शन इज डन बाय नेचर। देखो भाई सुनो, एक बैक्टीरिया का कल्चर था, उसमें सडनली एक रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप हो गई। कैसे हुई? म्यूटेशन। अब मुझे जवाब चाहिए हो इधर। इस बैक्टीरिया को पता था क्या कि फ्यूचर में पेनिसिलिन आएगा और हम यूज करेंगे और इसको फायदा होगा? तो ऐसा म्यूटेशन क्या कहलाएगा? प्री एडेप्टिव म्यूटेशन। एनसीईआरटी इसका नाम अलग देता है, मैं लिखवाऊंगा भी थोड़ी देर में, घबराओ मत। एनसीईआरटी इसको बोलता है प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन। क्या बोलता है? प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस। अपन सिर्फ एडवांटेजियस है ना, ये हो गया डेवलप। वो इधर सुनो, अभी बताओ कि बिना कोई दवाई एडिट किए आप ये बता सकते हो क्या कि प्री एडेप्टिव म्यूटेशन है या नहीं है? तो उसके लिए हिट एंड ट्रायल होगा, दवाइयां लगानी पड़ेगी। तो अपन ने क्या किया, इस कल्चर में एंटीबायोटिक डाला। एंटीबायोटिक डालते ही ज्यादातर मर गए, एक बच गया। इसका मतलब इसमें प्री एडेप्टिव म्यूटेशन है। बताओ उसको सर्वाइवल में हेल्प कर रहा है? अब बार बार यूज करो तो सिर्फ यही बच जाएंगे, एक बार में सारे नहीं जाएंगे, धीरे धीरे अकेला बच गया। अब देखो पूरा मैदान इसका, ये लगातार रिप्रोड्यूस करेगा, प्रोजेनी बनाएगा। बताओ नंबर बढ़ाया जा रहा है। पहले इसका जीनोटाइप चेंज हुआ होगा, फिर फिनोटाइप, बताओ अपीयरेंस भी तो चेंज होगा। और धीरे धीरे ये नई स्पीशीज ही बना सकता है, क्योंकि आपको पता है म्यूटेशन चेंज होते जाएंगे, नई स्पीशीज। तो धीरे धीरे रेजिस्टेंट वैरायटी और खतरनाक होती जा रही, होती जा रही। सुन रहे हो? जैसे बचने का तरीका, एक तो दवाइयां कम से कम यूज करें, एंटीबायोटिक। दूसरा, जो रिसर्च है वो लगातार चलना चाहिए, नई नई एंटीबायोटिक लगातार बनती रहनी चाहिए। नहीं बनेगी तो सारी रेजिस्टेंट हो जाएंगे ना। बोलो, इसका मतलब नहीं ब्रश करना बंद कर दिया, बोले सर ने सिखाया था, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, है ना? ठीक है। अरे सीरियस कैसे हो गए, पढ़े क्या? ये बताओ, दो बातें समझ में आई। अब एनसीईआरटी ने इसको इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि अपने को पढ़ना पड़ेगा एक बार। तो मॉड्यूल से एनसीईआरटी पढ़ेंगे अपन, है ना? मॉड्यूल पे हो। पहले तो एक क्वेश्चन करो, एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 61। ये सिली मिस्टेक कराने के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 61, कोई आंसर नहीं बोलेगा, मैं एक बच्चे से पूछूंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 61 एंथ्रोपोजेनिक पूछा हुआ है। ये तो पहला वाला एंथ्रोपोजेनिक है क्या? सेकंड है? अरे वीडीसाइड इंसेक्टिसाइड सब पे ही तो अप्लाई होगा। सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ, फोर्थ तो पक्का ही है। बताओ, वो तो पूरा ह्यूमन एक्शन है। बच्चे क्या करते हैं, फोर्थ को मिस कर देते हैं। नहीं, सेकंड थर्ड तो है ही, फोर्थ तो पक्का ही है, उसमें तो पूरा ह्यूमन है। तो वो तीनों एंथ्रोपोजेनिक है, तो बी सी डी। बताओ, यही आंसर जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, नीट का है ना, दिमाग वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब आ जाइए अपने मॉड्यूल पे, मतलब मेन मॉड्यूल पे, पेज नंबर 114। भाई आज अपन थोड़ी इंग्लिश क्लासेस लेंगे ना, इंग्लिश की पढ़ाई होगी आज, पढ़ेगा? ओके। पेज नंबर 114, ऊपर एक बड़ा सा बॉक्स है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। नीले रंग का जो बॉक्स है, मतलब उसकी बाउंड्री तो काली है। पढ़ू मैं? शुरू में तो आसान आसान है बेटा, पढ़ते जाना है ना, खत्म करके ही माना तो उसको, है ना? एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, कि पता नहीं क्या होता है? अरे वो खेतों वगैरह में जो होता है। एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड एटसेट्रा has only resulted in selection of resistant varieties in a much lesser time scale. much lesser कैसे हो गया? बार बार यूज कर रहे हैं, पोचे बोल 3 बार 4 बार लगाओ। This is also true for microbes against which we employ antibiotics or drugs, मतलब जिनके अगेंस्ट अपन दवाइयां लेते हैं उनकी बात हो रही है ना। और ड्रग्स अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और सेल। आपके लिए क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक का एग्जांपल बताओ जो यहाँ लिखा हुआ है। सही बात, प्रोटोजोआ। इसमें बैक्टीरिया नहीं आ सकता, क्योंकि बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। तो एग्जाम्पल लिख लो एक, यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से भी तो बीमारियां होती है, मलेरिया, अमीबायोसिस, याद है क्या? तो उनके अगेंस्ट भी तो दवाई लेते हैं मन। नेक्स्ट देखो भाई, मैं पूछ सकता हूँ कि से भी तैयार है ना। Hence resistant organism cells are appearing in a very less time scale of months or years and not centuries. Why? क्योंकि अपन बार बार यूज कर रहे हैं। याद है डिटॉल से ही नहाना जरूरी है, याद है क्या? ओके। These are examples of evolution by anthropogenic action. ये तो कहानी समझ में आई। मगर फाइनल सिलेक्शन इज डन बाय नेचर, तो नेचुरल सिलेक्शन तो है ही साथ में ना। नेक्स्ट पैराग्राफ को फिर इंपॉर्टेंट मार्क करो। इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट, आखिरी की 3 लाइन को यही अटकाती है भाई सबसे ज्यादा। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा ताकि अब नट को फिर भी टैलेंट होता है अपने अपना, है ना? पढ़ू मैं? अच्छा पढ़ाई कर रहा है आज तो। दिस ऑल्सो टेल्स अस दैट इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। पूरी लाइन को अंडरलाइन करो, पूरी लाइन, और उसका मीनिंग लिखो। लिखो,
not pre-planned, process. मतलब प्री प्लान नहीं होता है, लिखा। नेक्स्ट देखो, इसको कंफर्म कर रहा है, इट इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ब्रैकेट में पढ़ो, रैंडम बाय चांस। बताओ एनसीईआरटी में होगा क्या? हमने ऐड किया है तुम्हें समझाने के लिए ना। तो इट इज रैंडम बाय चांस बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। दोबारा पढ़ते हैं, 3 लाइन को पढ़े, सुनना। This also tells us that the evolution is not a directed process in the sense of determinism, but it is not a pre-planned process. बताओ बाई चांस चल रहा है, it is a stochastic मतलब random by chance process based on chance events in nature and chance mutation in organism. इधर देखो, ये बताओ, ये जो म्यूटेशन हुई थी बाई चांस हुई थी या प्री प्लान्ड? तो बाई चांस हो गई, तो बाई चांस का मतलब हो गया चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। अब चांस इवेंट इन नेचर क्यों लिखा है वो समझो। नेचर में जो भी इवेंट होते हैं, आग लग गई ना, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, वो तो बाई चांस ही तो होते हैं। मैं बताऊं एक एग्जांपल, एक जंगल है, उस जंगल के अंदर कई प्रकार के बैक्टीरिया, कुछ हीट रेजिस्टेंट है, हाई टेम्परेचर को झेल सकते हैं, कुछ कोल्ड रेजिस्टेंट है, लो टेम्परेचर को झेल सकते हैं, कुछ पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। सडनली जंगल में आग लग गई, बताओ बाई चांस था? जो फायर रेजिस्टेंट है वो सर्वाइव करेंगे, यानी उनका क्या हो गया, नेचुरल सिलेक्शन। बाकी सब गए। तो एक बार ये 3 लाइन 2 बार पढ़ लो, समझ जाओ क्या लिखा है। इंग्लिश टफ है मगर अपने को समझना है बेसिक। और इस चैप्टर की खास बात, इंग्लिश के वर्ड में मत अटकना, पूरे पैराग्राफ की समरी समझना। तो इसे अपने को ये समझ में आया, इवोल्यूशन प्री प्लान प्रोसेस है या नहीं है? बाय चांस प्रोसेस होता है क्या ना, ठीक है। हाँ भाई, ये 3 लाइन क्लियर है पक्का? हाँ भाई, समझा मेरे को, मतलब नहीं बोलेगा उसके बिना बोल। दो बार मतलब बोल दिया, सही समझा रहा है। ये तो बच्चों समझ में आ गया। एक बच्चे से और पूछेंगे, बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है, पीछे पीछे बैठा है एकदम। हाँ बेटा, समझा दे एक बार। यार ये देखो, नाराज मत हो ना, मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि डाउट ना है, बोल। बहुत बढ़िया, शॉर्ट में बता दिया एकदम, बैठ जा। ये तो सही बोला, प्री प्लान नहीं है मतलब, खत्म कहानी है ना। ओके, तो ये समझ में आया। एक और पैराग्राफ पढ़ेंगे, बेहतरीन इंग्लिश का प्रयोग किया गया है, तो आप आएंगे पेज नंबर 111। इसकी बाकी चीजें तो मैंने पढ़ दी थी, ई पॉइंट को मार्क करो, इंपॉर्टेंट, नेचुरल सिलेक्शन 111, ई पॉइंट नेचुरल सिलेक्शन। बच्चों आगे सभी, भाई आज आज सिंसियरली पढ़ लो, मैं नहीं चाहता बाद में अटको। बच्चे इन्हीं चीजों में अटकते हैं जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, सुन रहे हो? कहाँ एक और बच्चा पढ़ने वाला, पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुन, इधर देखो। हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ, पहले तो बताओ व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। मैं सीक्वेंस याद दिलाता हूँ तुम्हें। सबसे पहले याद करो, जितने ज्यादा अडेप्टिव वेरिएशन होंगे, सर्वाइवल के चांस उतने ज्यादा। सर्वाइव कर गया तो नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्शन के चांसेस ज्यादा, प्रोजेनी ज्यादा तो मोर फिट। और याद करो, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर, पढ़ाया था। और डार्विन के हिसाब से फिटनेस का मतलब रिप्रोडक्टिव। मगर कभी कभी एनसीईआरटी जो सर्वाइव कर रहा है उसको भी फिट बोल देता है, तो घबराना मत, एक ही बात है ना, पढ़े पर सुनो। और दिमाग में वो चीजें रखना, जीन फ्रीक्वेंसी, जीन माइग्रेशन, ये सब है ना, सुनो। नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस, हेरिटेबल याद है, जो नेक्स्ट जनरेशन में जा सकते हैं, इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल, बताओ इससे सर्वाइवल का चांस बढ़ेगा, आर इनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। तो वही है, जितने ज्यादा वेरिएशन हेरिटेबल होने चाहिए, पहले खुद सर्वाइव करेगा, फिर प्रोजेनी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, सिंपल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अ क्रिटिकल एनालिसिस मेक्स अस बिलीव दैट वेरिएशन रिजल्ट इन चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स एंड अलील्स इन फ्यूचर जनरेशन। सही बात है, वेरिएशन की वजह से जीन फ्रीक्वेंसी और एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, किसमें, खुद में या फ्यूचर में? अब आखिरी की 2 लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क करो फिर से, coupled to enhance reproductive success, natural selection makes it look like different population and leads to new species formation. अब तुम्हें टाइम दे रहा हूं मैं 30 सेकेंड, इसका मतलब समझाओ खुद को क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि खुद एफर्ट नहीं करोगे तो मजे नहीं आएंगे, एक बार खुद दिमाग लगाओ। हाँ भाई, कुछ समझ में आया? कपल्ड क्यों लिखा है, दोनों साथ में लिखे। चलो इधर देखो, इधर
देखो इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ, अपन वर्ड में नहीं फंसेंगे, अपन इसको आसान बनाएंगे। तो अपन ये मानेंगे ये रिप्रोडक्शन है, ये नेचुरल सिलेक्शन है, दोनों मिलके नई स्पीशीज बनाते हैं ना। ये तो सिंपल है, कहने का तरीका अलग हो सकता है, हमें क्या करना। तो अपन तो इसका बेसिक लिखो मत, अभी लिखो मत, सुनो सही। तो ये नेचुरल सिलेक्शन, ये रिप्रोडक्शन, दोनों मिल गए मतलब कपल्ड, और दोनों ने मिलके नई स्पीशीज को बना दिया। तो ये फिट बैठ रहा है। अब हमने क्या किया, एनसीईआरटी की मदद ली। ये भी तो एनसीईआरटी है, हिंदी एनसीईआरटी की मदद है ना। तो उसको पढ़ने से हमें क्या महसूस हुआ, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। उसको पढ़ने से पता है क्या लगता है, जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन के सहारे यानी रिप्रोडक्शन की मदद से नई स्पीशीज बनाता है। सुन रहे हो? तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो कहने के तरीके अलग हो सकते हैं, अपने को बेसिक तो ये याद रखना है, दोनों मिलकर नई स्पीशीज, तो दोनों की वजह से ही तो बनेगी, है ना। तो अभी वो हिंदी वाली एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, अटकना मत लैंग्वेज में। हम सारे जुगाड़ करते हैं, चिंता ही मत किया करो। हमेशा हिंदी एनसीईआरटी हेल्प नहीं करती है, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था आपको। हाँ, चलो भाई, एक तो हिंदी वर्ड पे कोई हंसेगा नहीं, है ना, बाहर निकाल दूंगा। जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, क्या होता है? प्राकृतिक वर्ण एक शब्द आएगा, उसका मतलब होता है नेचुरल सिलेक्शन। और समष्टि को अपन पॉपुलेशन स्पीशीज मान सकते हैं, मान लोगे? तो सुनना भाई, ओ ये तो उसको क्या समझा रहे हैं, सामने देख। तो देखिए, जनन की सफलता के सहारे से प्राकृतिक वर्ण, तो मैं एक बार इंग्लिश वर्ड यूज करके बोलूं, रिप्रोडक्शन की सफलता के सहारे से नेचुरल सिलेक्शन, तो बताओ साफ ही फील हो रहा है? पूरा पढ़े एक बार। रिप्रोडक्शन की सफलता के सहारे से नेचुरल सिलेक्शन इसको भिन्न पॉपुलेशन या स्पीशीज का आभास दे देता है। यानी जो नेचुरल सिलेक्शन है वो रिप्रोडक्शन के सहारे से, मतलब उसकी मदद से ऐसा फील करा देता है कि नई स्पीशीज बन रही है। तो कहीं ना कहीं बात तो वही है, सबकी खिचड़ी यही याद रखना है कि नेचुरल सिलेक्शन और रिप्रोडक्शन दोनों मिलकर नई स्पीशीज बनाएंगे। कोई एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड पे आ जाए तो ऐसे बोल देना, नेचुरल सिलेक्शन किसकी मदद लेता है और से नई स्पीशीज बनाता है ना। तो अपने शब्दों में उसको समझा लो भाई, जो तुम लिखना चाहो। मैंने तुम्हें सारी पॉसिबिलिटी बता दी। कोई नई पॉसिबिलिटी तुम्हारे मन में आ रही हो तो उसको अपने तक सीमित रखे, बाहर नहीं आनी चाहिए वो। क्या लिख रहे हो इधर, क्या देख रहे हो, बोर्ड पे थोड़ी लिखूंगा मैं। हिंदी वाली एनसीईआरटी को सही मान के लिख सकते हो आप। नेचुरल सिलेक्शन रिप्रोडक्शन की मदद से नई स्पीशीज बना देता है, खत्म। अब बच्चों तीसरा एग्जाम्पल पढ़े, दो ही तो पढ़े अभी, तीसरा नॉट इंपॉर्टेंट, पीछे एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना। भाई ये इसलिए लिखना जरूरी है, नहीं तो 2-4 महीने बाद जब बैक पोर्शन में आता है ना टॉपिक, जब ये लाइनें गायब हो जाती है सारी, तो घर जाके अपने शब्दों में लिख लिया करो। हाँ तो वैसे भी नेट नहीं चल रहा तो लिख लेना। वाईफाई भी है क्या तुम्हारे हॉस्टल में? हॉस्टल चेंज करो फिर। चलो बच्चों, बातें नहीं पढ़े, नेक्स्ट पढ़े। भाई ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, मैं तो, मेरा अगर बच चलता मैं तो पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि इसमें अलग अलग चैप्टर कवर हो रहे हैं और मुझे आपको 15 मिनट समझाना पड़ेगा। मगर एक्सरसाइज 2 का एक क्वेश्चन है तो पढ़ना पड़ेगा अपने को ना, तो लिखो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में मॉड्यूल एनसीईआरटी जरूरी, और आप खुद भी जरूरी है। मैं नेक्स्ट बोल रहा हूँ।
तो पहले तो एक बात बताओ, नेचुरल सिलेक्शन के लिए कंडीशन फिक्स होना जरूरी है? अरे जब भी नेचुरल सिलेक्शन पढ़ते हैं इन गिवन सेट ऑफ कंडीशन पढ़ते हैं, याद है? एग्जाम्पल एक स्टडी है, कहाँ पे हुई थी? अफ्रीका। और उसमें भी ऐसी जगह जहाँ पे मलेरिया बहुत खतरनाक था। मे बी मेलिग्नेंट मलेरिया ज्यादा कॉमन हो, फैल्सीपेरम वाला। मेलिग्नेंट का वर्ड मीनिंग होता है हार्मफुल, है ना? तो हार्मफुल वाला मलेरिया, ऐसे ही याद करो, ट्यूमर में जो मेलिग्नेंट होता है हार्मफुल, उसको कैंसर कहते हैं। मेलिग्नेंट मीन्स हार्मफुल। तो यहाँ पे कोई भयंकर वाला मलेरिया होगा, वहां की स्टडी है ये। मतलब हर कंट्री पे एप्लीकेबल नहीं है। और पीछे एक क्वेश्चन है, वो सॉल्व करना आपने को। टेस्ट की तैयारी है तो अंतिम चरणों में होगी आपकी, यह शुरुआती चरणों में, शुरुआती चरणों की प्लानिंग के शुरुआती चरणों में। भाई पढ़ लेना कल थोड़ा बहुत, है ना? संडे ना, तो पढ़ेगा ही नहीं। क्या करो? देखो जहां तक पॉसिबल हो टेस्ट दिया करो, छोड़ा मत करो। और ये पता है आपको, जब नीट होगा तो उसमें कैसा होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो अगर पॉसिबल नहीं ऑफलाइन देना तो ऑनलाइन देना ही है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो ऑनलाइन ही देंगे, जो ऑफलाइन है तो ऑफलाइन की भी कोशिश किया करो। मतलब इस डर से ऑनलाइन मत दिया करो कि आता नहीं है हमें। ये टोपी वाला बच्चा बहुत बातें कर रहा है आज। लिख भाई लिख, क्या हो गया? चलो बच्चों पढ़ाऊं मैं? भाई थोड़ी देर के लिए सिंसियरली पढ़ लेना बेटा। आपकी तबीयत सही है? हाँ सही हो आप? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके भाइयों, मैं 2 बार रिपीट करूंगा, सुन लेना। मैं फिर कह रहा हूँ इधर, ये टॉपिक है जेनेटिक्स का, ये टॉपिक है डिजीज का। यहाँ पे अपने को बस एक क्वेश्चन करना है क्योंकि इवोल्यूशन से रिलेटेड है। इज इट ऑल राइट? शॉर्ट में समझें एक बार। सिकल सेल अनीमिया की बात करते हैं ना। अच्छा देखो, अपन क्या कर रहे हैं, अपन ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी चीज जब बनती है, हीमोग्लोबिन जब बनेगा तो उसका एक जीन मदर से आएगा, एक जीन फादर से, अलील आएंगे, याद है? तो देखो या तो वो सही आएगा या तो डिफेक्टिव आएगा। तो पहला जो केस है, पता क्या हुआ, मदर से जो जीन आया वो डिफेक्टिव आ गया, तो बच्चे में हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बन गया। बताओ एचबीएस मतलब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, सुन रहे हो? फादर से भी डिफेक्टिव जीन आ गया तो एबनॉर्मल। तो इस बच्चे के अंदर सारे हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है। तो उसकी वजह से पता क्या होता है आपको? पता है सिकल सेल एनीमिया का फंडा ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, पहली बात तो ये। 6 पोजीशन जो बीटा चेन की होती है, वहां ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन, तो उसकी वजह से बीटा चेन एबनॉर्मल हो जाती है ना। तो जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है वो पॉलीमराइज हो जाता है हीमोग्लोबिन, और आरबीसी की शेप बगड़ जाती है, वो सिकल शेप्ड हो जाता है। सुन लो, तो यहाँ पे सारे के सारे आरबीसी एबनॉर्मल होंगे। बताओ पहला केस हो गया, बोलो। ये जीन नहीं है, ये उसका फिनोटाइप है, अपीयरेंस है। यहाँ पे आरबीसी एबनॉर्मल होंगे सारे। दूसरा केस, यहाँ पे मदर से भी नॉर्मल जीन आया, फादर से भी नॉर्मल जीन आया, तो बताओ सारे हीमोग्लोबिन नॉर्मल होंगे, आरबीसी नॉर्मल। तो आरबीसी में कितने टाइप का अपीयरेंस हो गया अभी तक? 2। यहाँ पे एबनॉर्मल, यहाँ पे सारे। तीसरा केस, यहाँ पे एक पेरेंट से नॉर्मल जीन आया तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बना, एक पेरेंट से डिफेक्टिव आया तो डिफेक्टिव बना। तो यहाँ पे कुछ आरबीसी नॉर्मल होंगे, कुछ आरबीसी एबनॉर्मल होंगे, सही बात है? तो इस पॉपुलेशन में अपने को आरबीसी की 3 वैरायटी देखने को मिलती है। यहाँ पे सारे एबनॉर्मल, यहाँ सारे नॉर्मल, कुछ एबनॉर्मल। तो बताओ एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजी देखने को मिल रही है। एक से ज्यादा को पॉली कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कौन सा वर्ड आएगा? पॉलीमॉर्फिज्म। पहली बात तो ये। दूसरा कुछ वर्ड समझो इधर। बताओ ये होमोजाइगस है, पता है क्या? दोनों एक जैसे होते तो होमोजाइगस। ये भी क्या है? ये क्या है? हेट्रोजाइगस। यहाँ तक सब साथ है? अब एक रूल याद कर लो, मैं थोड़ी देर बाद समझा दूंगा। जिसको भी सिकल सेल अनीमिया या सिकल सेल ट्रेट होता है उसको मलेरिया नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ये मेरी जिम्मेदारी समझाने की है ना, थोड़ी देर के लिए याद कर लोगे, ठीक है? एक और बात, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, दोनों पेरेंट्स से आता है तो ढंग से एक्सप्रेस होता है ना? अगर सिर्फ एक पेरेंट से आया तो उसको सिकल सेल ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें थोड़े बहुत सिम्टम आते हैं तो आते हैं, मतलब व्यक्ति की डेथ नहीं होती है, वो ऑलमोस्ट नॉर्मल रहता है, याद रहेगा। अब स्टडी पढ़े, ये मैंने तुम्हें बेसिक नॉलेज दी है याद करने के लिए ना। पढ़ाऊं? कोशिश कर पढ़ने की, नया है तेरे लिए ना। सुनो, तो पहला जो केस है दोनों डिफेक्टिव, बताओ सारे डिफेक्टिव है, इसको सिकल सेल एनीमिया होगा। मगर एक प्लस पॉइंट है, मलेरिया। मगर ये बताओ इसको कोई फायदा हुआ क्या?
इससे मर जाएगा वो, तो फाइनली तो डेथ हो गई, तो देखा जाए तो उसको कोई फायदा नहीं हुआ ना। अरे पक्का सेकंड केस, सेकंड। इसमें ये बिल्कुल हेल्दी है, ये दुनिया में और कहीं होता तो इसको फायदा ही फायदा था, मगर ये अफ्रीका में फंसा हुआ है जहाँ पे मलेरिया क्या है, बहुत खतरनाक, सुन रहे हो। तो इसको सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है, मगर भाई को क्या हो गया, मर भी सकता है, बच भी सकता है, तो इसका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब ये सरवाइव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। सुनाई दिया, दो केस हो गए। तीसरा, फिर तो बताओ ये केस परफेक्टली हेल्दी है, थोड़ा सा डिफेक्टिव है। तो एक ऐसा रेयर फिनोमिना है जहां पे नेचर जो होता है ना, डिफेक्टिव वेराइटी को सिलेक्ट करता है। देखो क्यों, इसके अंदर एक नॉर्मल एक डिफेक्टिव है, इसको सिकल सेल ट्रेट कहते हैं। ये मरता नहीं है, इससे सर्वाइव कर लेता है, तो प्लस पॉइंट हो गया इसका, अरे सर्वाइव कर रहा है। मेन प्लस पॉइंट है इसको क्या नहीं होगा, मलेरिया। तो इस पॉपुलेशन में बताओ सबसे ज्यादा फायदा इसको है या थर्ड को है, तो ये सरवाइव करेगा। तो इन तीनों के कंपैरिजन में इस सेट ऑफ कंडीशन में बताओ फिटेस्ट तो यही हुआ, तो इसका सिलेक्शन हो गया। मगर नेचर कभी भी हेल्दी को थोड़ी गायब कर सकता है, वो भी तो बच रहे थे ना। तो नेचर क्या करता है, इसमें और इसमें बैलेंस बना के चलता है, यानी पॉपुलेशन में ये लोग भी होते हैं, ये लोग भी होते हैं। तो ऐसे सिलेक्शन का नाम क्या है बच्चों, ढंग से बोलो, या फिर बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया। इस पे एक बार क्वेश्चन आ गया था, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो बस। एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सालों पहले आया था, इसके लिए अपन पढ़ रहे हैं। क्या होना चाहिए बेस्ट आंसर, थर्ड होना चाहिए। इम्यूनिटी नहीं, मतलब रेजिस्टेंस बोलना चाह रहा हूँ, मलेरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ना। अब मैं एक डाउट क्रिएट करूँ, यहीं पे डाउट क्रिएट कर लो ताकि एग्जाम में ना है ना। या तो सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, होता है, तो पहला क्यों नहीं होगा फिर। हाँ पहला क्यों नहीं होगा, उसका रीजन बताओ। ऑटोसोमल रिसेसिव तो हजारों बीमारियां हैं, या तो हर बीमारी में ये फायदा मिलता है क्या, बोलो। तो सिर्फ ऑटोसोमल रिसेसिव होने से कोई फायदा नहीं है, तो बेटर आंसर इज थर्ड। ये तुम्हें कभी डाउट आता जिंदगी में तो मैंने अभी क्रिएट कर दिया था कि डाउट हट जाए ना। ये तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ पक्का। अब एक बात बताता हूँ तुम्हें, इधर सर ने आपको उसमें बताई थी, G6PD में बताई थी कि प्लाज्मोडियम आते ही वो फूट जाता है, याद है। मलेरिया में भी ऐसा पता क्या होता है, जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल ट्रेट है उसको कभी भी मलेरिया नहीं होता। अब इसके कई रीजन है, बहुत सारे हाइपोथेसिस है, मैं तुम्हें सारे बता दे रहा हूँ, सुन लो। जेनेटिक्स में जो बताया उसको सही मान लेना। बोलूँ मैं, पहला, प्लाज्मोडियम जब आरबीसी में एंटर, याद करो प्लाज्मोडियम पहले लिवर में जाता है, स्पोरोजॉइड, फिर जाता है आरबीसी में, याद है। तो आरबीसी में जाने के लिए आरबीसी के सरफेस पे एक एंटीजन होना चाहिए, डफी एंटीजन। वो डफी एंटीजन गायब हो जाता है यहाँ पे, तो वो एंटर ही नहीं कर पाता। ये एक हाइपोथेसिस है, सही है गलत हमें नहीं पता ना। सेकंड, वो एंटर तो कर जाता है, अंदर जाके उसको के प्लस की जरूरत होती है, और इस केस में अंदर के प्लस की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाता, तो बताओ जाने के बाद मर जाएगा। तीसरा केस, वो ऐसा कहता है थ्योरी कि अंदर तो जाता है, मगर जैसे ही अंदर जाएगा अपनी लाइफ साइकिल चलाएगा। अब अगर ये सिकल वाले के अंदर गया तो बताओ ऑक्सीजन कमी होती है, वो जो सिकल है मतलब जो नॉ एबनॉर्मल वाला है, बताओ उसकी सिकलिंग हो जाएगी, एबनॉर्मल शेप हो गई, इम्यून सिस्टम पहचान के उसको खा जाएगा, तो बताओ साथ में प्लाज्मोडियम को भी तो खा गया। तो उससे क्या होगा, सिकल सेल के साथ साथ प्लाज्मोडियम भी खत्म हो जाते हैं ना। तो अलग अलग थ्योरी हमें क्या करना, तुम याद रखो, अगर सिकल सेल एनीमिया या ट्रेट है तो उसको क्या नहीं होगा, बस वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, बताओ डन। तो हमने क्या टॉपिक पढ़ा बेटा अभी, नहीं, एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसके अंदर ये पढ़ा ना, ये तो सही। नेक्स्ट टॉपिक पढ़े, नेक्स्ट पे रहते हैं ना भाई। इस पे टाइम पास मत करना, ये टॉपिक अलग अलग है, क्वेश्चन करवाना तो मुझे तो आपको वैसे ना। एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ पढ़ेंगे अपन। भाई जो नहीं लिखते ना इसको लिख लेना है ना, जो मैं लिखने वाला हूँ। बेटा तेरी जगह मैंने बहुत मुश्किल से वापस भेजा है तेरे को, और तो फिर जाके वही हरकतें कर रहा है। तू तो चुप है, तेरे पास वाला बोले जा रहा है। बेटा अब की बार अगर बोलता हुआ दिखा, कोई बात नहीं, तेरी मर्जी, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है उसको, उसको पता है मैं उसको देख रहा हूँ, इसलिए वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा तेरे को। तो ये मत सोचना दोस्ती खत्म हो गई ना।
चलो लिखो भाई। और तू भाई तू वहां बैठा बैठा पीछे वालों से बातें कर रहा है, ये कौन सा टैलेंट है? ऐसा अगर सत्यार्थ वाली बिल्डिंग से बातें कर ले। नहीं, कुनाडी सेंटर से कर ले बातें। लिखो भाई। भैया एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है, मैं उसको सिंप्लीफाई करके पॉइंट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कृपया लिख लें इसको आप लोग। बच्चों ये जो वर्ड लिखा है ना मैंने, इसके ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, मैं 2 बार बोल रहा हूँ, लिख लेना, भूलना मत। आपको लिखना है प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन। इतनी इंग्लिश लिख लेते हो? क्या लिखोगे? प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन, इसके साथ ब्रैकेट बना के ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज नहीं हुआ, वो वर्ड यूज हुआ है ना। हाँ भाई, इसका मतलब पढ़ के बता रहे हो तुम? स्पेल उसकी स्पेलिंग अलग होती है, वो यूएल होती है। फिश नहीं है ये। ऐसे बर्ड जिनको कमर्शियल पर्पस के लिए पाला जाता है, फॉर एग एंड मीट, उसको कहते हैं ना। बेटा मोबाइल कर लो साइलेंट, जब तो हो गया तो मिलेगा नहीं साल भर। वैसे भी कंपनी के मैसेज आ रहे हैं, क्या पढ़ोगे? ये एनसीईआरटी, फिर इधर इसका एक एग्जाम्पल है जो एक साइंटिस्ट ने दिया था, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ।
कभी अगर ये पूरा नहीं पढ़ पाओ ना, इतना सा रट जाना। ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, 2 बातें समझा मैं दूंगा आपको, है ना। और भाई एक चीज मैं हर लेक्चर में रिपीट करता रहूंगा, मिनिमम इज एनसीईआरटी। मतलब आप एक्स्ट्रा पढ़ने के साथ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, वेरी गुड, मगर ऐसा नहीं हो जाए एक्स्ट्रा के चक्कर में एनसीईआरटी रह जाए, सुन रहे हो। क्योंकि पिछले 3-4 साल से नीट इज एनसीईआरटी बेस्ड, है ना। तो एनसीईआरटी तो मस्ट है, उसके साथ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी है। नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ एनसीईआरटी। क्या बेटा, कौन बोला ये? समझा तो दिया मैंने बेटा, मिनिमम इज एनसीईआरटी। एक्स्ट्रा पढ़ना है नोट्स, और एक्स्ट्रा स्टेप पूरा मॉड्यूल, और एक्स्ट्रा पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री। उससे ज्यादा नहीं जाना, बहुत है अपने लिए मॉडल एनसीईआरटी ना। ये मैं क्यों लिखवाता हूँ, एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर निकलना है तो ये सफिशिएंट है ना, समझ रहे। बच्चे पूछते हैं सब कर लिया अब क्या करें, तो फिजिक्स केमिस्ट्री करो और एनसीईआरटी डेली पढ़ो। ये भाई इक्वल बनाना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए छोटे बना रहा हूँ। तुम सोच रहे हो ये छोटे हो। चलो भाई, लिखते लिखते दिमाग लगाओ, दिमाग काम करते रहना चाहिए। उधर वाला जो डायग्राम है ना, वो लेटर बग के साथ, ये बताओ किसकी फिटनेस ज्यादा है ABCDE में से। ACE इन कंपैरिजन टू B and D। समझ पा रहे हो? नहीं तो मैं तो समझाएंगे भाई। एक और चीज बताओ, कौन पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव है, B और D। कौन पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है, AC। चलो दिमाग चल रहा है मतलब, है ना। चलो पढ़ो फिर मैं समझाता हूँ। एक बच्चे का बहुत ज्यादा चल रहा है। अगर चश्मा लगाने के बाद भी आंखें ऐसे कर करके देखना पड़ रहा है ना, तो नंबर बढ़ चुका है मतलब, है ना। क्या नहीं दिख रहा बेटा? A B है फीड कंपोनेंट, चेंज इन फीड कंपोनेंट। B सर्वाइव फिटनेस ऑफ B ग्रेटर देन A। आफ्टर मैनी जनरेशन इट में फॉर्म अ न्यू स्पीशीज। एक बार बताओ, तुमने 2 एक्सपेरिमेंट किए, एक मछली पे किया और एक बैक्टीरिया पे किया। जल्दी जल्दी कौन अपीयर होगा, बैक्टीरिया या मछली? किसमें स्पीशीज जल्दी बनेगी, बैक्टीरिया या मछली? क्योंकि उसका लाइफ स्पेन क्या है, शॉर्ट। वही बात है ना। तुम में से कई टैलेंटेड लोग हैं, बोला हम तो टर्टल और टॉर्टोइस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। उसका लाइफ स्पेन तो हमसे भी ज्यादा है। हाँ भाई, लिख लिया हो तो बताओ, लिख लिया? जल्दी लिखो यार, अपने को थोड़ा और पढ़ना है, 15 मिनट है अपने पास। आजकल तुम्हारे बैच में क्या हुआ, जो बच्चे पढ़ते नहीं थे ना वो गायब हो गए सब। तो जो आ रहे हैं वो पढ़ने वाले आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ने लगी है आजकल। कई बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, हमें पढ़ने वाला समझ रहे हैं। पढ़ने वाला बात नहीं, मगर आजकल स्पीड बनने लग गई थोड़ी सी, है ना। पहले तो ऐसे चलता था धीरे धीरे। जैसे एक दिन ये नहीं आया था, कितना बढ़िया पढ़े थे अपन, याद है। घर पे था। चलो पढ़े। देखो भाई, देखो इधर सुनो, सामने देखो भाई। ये पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो पता क्या होगा, इसको खुद अगर पढ़ोगे ना बिना समझे, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कहना क्या चाह रहे जीवन में ना। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। एक बार बताओ, अपन ने एक दिन पढ़ा था, टोटल वो 7 पपी थे, याद है। उनमें से 2 बच गए थे। तो कोई भी इंडिविजुअल को अगर सरवाइव करना है या सेलेक्ट होना है, उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका आपका लक अच्छा होना चाहिए ना, ये तो लक से भी तो बच सकते हैं। पढ़ा था अपने, जेनेटिक ड्रिफ्ट। दूसरा है, आप में कोई अच्छे वेरिएशन होने चाहिए, इन बिल्ट म्यूटेशन होने चाहिए, प्री एडेप्टिव, है ना। वो भी आपके सर्वाइवल में हेल्प कर सकते हैं। और वो पेनिसिलिन वाला बैक्टीरिया याद है,
क्यों बचा था वो? क्योंकि वो पेनिसिलिन के लिए क्या था? रेजिस्टेंट। अरे एंटीबायोटिक वाला पढ़ा था ना अभी, वो क्यों बचा था? वो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट। तो सर्वाइव करने के दो तरीके, या तो लक या प्री अडेप्टिव म्यूटेशन। ये होता प्री अडेप्टिव अपन जो पढ़ रहे हैं, ये अपन एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं या नॉन एडवांटेजेस? फायदे वाले म्यूटेशन पढ़ना शुरू करें। तो देखो एनसीईआरटी में बोलता है कि जिसका भी नेचुरल सिलेक्शन होता है ना, उसके पीछे कोई जेनेटिक बेसिस होना जरूरी है, कुछ ना कुछ तो जेनेटिक बेसिस है। तो हमें पता है क्या है? हमें ये पता है कि अगर प्री अडेप्टिव म्यूटेशन होगा तो बताओ उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांस ज्यादा या कम? तो अपन यही तो बोल रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन के लिए अगर प्री अडेप्टिव म्यूटेशन हुआ तो आपके नेचुरल सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए ये सब प्रूव करने के लिए, सुनाई दे रहा है? ओके। अब ये एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करो जिसका लाइफ स्पेन ज्यादा या कम, क्योंकि उसका रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लाइफ स्पेन। तो हमेशा ऐसा ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करो जिसका लाइफ स्पेन कम, ताकि रेट ऑफ अपीयरेंस ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरिया इज मच 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 ग्रेटर देन फिश और फाउल। अरे सही बात, मेरे कुछ भी विचार नहीं, पूरी एनसीईआरटी समझा रहा हूँ मैं आपको ना, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। एनसीईआरटी ने बोला इस पे एक्सपेरिमेंट करोगे कुछ दिन में स्पीशीज बन जाएगी, इसमें एक्सपेरिमेंट करोगे हजारों साल लग सकते हैं स्पीशीज बनने में ना। एक और बात दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, है ना? ये बताओ जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरिया है, इसको अपन रेट ऑफ इवोल्यूशन भी तो कह सकते हैं। तो इसमें रेट ऑफ एवोल्यूशन भी क्या होगा? फास्ट, क्योंकि जो जनरेशन बनेगी सब वेरिएशन के साथ आएगी, तो इसमें एवोल्यूशन जल्दी होगा, इसमें धीरे धीरे होगा ना। बोलो। अब एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है एनसीईआरटी ने, स्टाइल से दे रखा है कि कुछ समझ ना जाए, अपन कोशिश करेंगे ना। ऐसे मान लो एक फीड कॉम्पोनेंट, मतलब ये क्या है? एक बैक्टीरिया कल्चर है, इसमें दो प्रकार के बैक्टीरिया ए और बी। बताओ इनको जिंदा रखना है तो खाना देना पड़ेगा। खाने को अपन ने क्या लिखा? फीड कॉम्पोनेंट, मतलब खाना। इसको समझाओ मैं तुम्हें, ऐसा समझो अपन सब धरती पे रहते हैं और धरती के एनवायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, तो अपने अंदर पहले से कोई ऐसा प्री अडेप्टिव म्यूटेशन है जो अपने को सर्वाइवल में हेल्प कर रहा है। बताओ सही बात है? तभी तो अपन रिसोर्स को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। वैसे इन दोनों के अंदर इनबिल्ट म्यूटेशन है जो इनको यहाँ सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं। पक्का? अब कंडीशन चेंज करोगे तो ये सर्वाइव करे ना करे वो अलग बात है, अभी तक तो कर रहे हैं ना। अब अपन कंडीशन चेंज करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। कभी खाने में ये हटा देंगे, कभी ये ऐड कर देंगे, लगातार कंडीशन चेंज। मैं एक एग्जांपल दूं, एलियन ने अपनी धरती पे कब्जा कर लिया ना, वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कभी कोई चीज हटा रहे हैं, कभी कोई चीज हटा रहे हैं। सुन लो, तो देखो उन्होंने पहले कार्बन ये सब हटाया, कुछ लोग मर गए, फिर खाना हटाया और लोग मर गए, एयर हटाई और मर गए, मोबाइल हटाया सब मर गए ना। तो ऐसे ऐसे रिसर्च चल रहे हैं दुनिया में ना। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? तो अपन ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं, चीजें हटा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं उसका, है ना? बोलो। ओके। तो अपन ने क्या किया, इनका फीड कंपोनेंट यानी खाना चेंज कर दिया, और जैसे ही अपन ने फीड कंपोनेंट चेंज किया, बताओ कुछ बदलाव आया? कौन निकल लिया? ए। कौन सर्वाइव कर गया? इसका मतलब इस न्यू सेट ऑफ कंडीशन के लिए किसकी फिटनेस ज्यादा है? बी इन कंपैरिजन टू। समझ में आ गया? और आपको पता ही भाई अकेला रह गया, अब ये रिप्रोडक्शन करता जाएगा, नंबर बढ़ाता जाएगा, और बताओ बहुत जनरेशन के बाद इसमें चेंजेस भी तो आएंगे, तो पॉपुलेशन चेंज होगी, नई स्पीशीज भी बन सकती है। एक और बात, पहले जीनोटाइप चेंज होगा फिर फिनोटाइप, कुछ भी हो सकता है ना। क्लियर है? अब एक साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया लैब के अंदर, है ना, तो अपन एक बार पढ़ लेते हैं, साइंटिस्ट का पढ़ेगा। लेटरबर्ग रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट, बहुत बड़ा सा था, उसमें टाइम पास मत करना, मेन चीज पे आते हैं। अगार अगार ये सब दे रखा है, बोलूं मैं? इन्होंने दो चीजें प्रूव की, पहला क्या प्रूव किया? दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू नेचुरल सिलेक्शन, जनरल ट्रेंड है, सीधे बैठ के पढ़ लो एक तो ढंग से, है ना। इधर दो इन्होंने कल्चर लिए, दोनों में सेम बैक्टीरिया सेम कंडीशन, ABCD, यहाँ तक सब सेम है। एक को एज इट इज छोड़ दिया कंपैरिजन के लिए, एक में क्या डाल दिया? बताओ ये एंटीबायोटिक है ना? अब ये बताओ इनमें से किसी में प्री अडेप्टिव म्यूटेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जब तक पेनिसिलिन ऐड नहीं करोगे पता नहीं लगेगा। बताओ कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, तो अपन ने कंडीशन चेंज की, वहां पे नहीं की कंपैरिजन के लिए। ये बताओ ये तो सेम रहेगा, इसमें से दो निकल लिए, कौन निकल लिए? BD। तो इसका मतलब वो पेनिसिलिन के लिए क्या थे? सेंसिटिव, उनमें प्री अडेप्टिव म्यूटेशन नहीं था। ये तीनों पेनिसिलिन के लिए क्या है? रेजिस्टेंट, इनमें प्री अडेप्टिव म्यूटेशन है, तो इनकी फिटनेस ज्यादा इन कंपैरिजन टू B एंड D। मगर भाई ये सिर्फ इस सेट ऑफ कंडीशन के लिए है, आप कोई दूसरी दवाई डालोगे तो हो सकता है कोई और सर्वाइव कर जाए। सुन लो, तो इसे क्या पता लग रहा है? एक तो बताओ ये प्री अडेप्टिव म्यूटेशन शो कर रहा है, दूसरी चीज हो इधर हमने सिर्फ दवाई ऐड की है, बताओ सेलेक्ट हम कर रहे हैं या नेचर? तो किसका एग्जांपल है? नेचुरल सेलेक्ट। तो यहाँ पे दो चीजें लिख लो आप, क्या लिखोगे? फिटनेस वाली लिख लो, फिटनेस ऑफ ACE इज ग्रेटर देन B एंड D,
फिटनेस ऑफ ACE इज ग्रेटर देन B and D। पहला तो ये लिख लो, खुद के मॉड्यूल खुद की कॉपी में लिखना। और दूसरा क्या लिखोगे? ऐसे लिख लो ACE आर पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? B and D आर पेनिसिलिन सेंसिटिव। वेरी गुड। कोई टीबिया फिबुला का नाम नहीं लिखेगा। यार इसमें क्या, खुद ही लिख लो ये तो। हाँ भाई, जो ऑनलाइन स्टूडेंट लिख रहे हो आप सब, नहीं लिख पा रहे? एक तो कंपैरिजन लिख दो, किसकी फिटनेस ज्यादा, इनकी फिटनेस ज्यादा। दूसरा लिख दो ये पेनिसिलिन के लिए क्या है, रेजिस्टेंट। और बी और डी जो गायब हो गए पेनिसिलिन के क्या थे, सेंसिटिव। तुरंत मॉड्यूल पे आओ भाई, पढ़ना जरूरी है इसको। मॉड्यूल से एनसीईआरटी पढ़ेंगे अपन। भाई आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था एनसीईआरटी की पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। पे नंबर 114। भाई जो भी मैं बोलूँ इसको ध्यान में रखना, देखते जाना मैच हो रहा है नहीं हो रहा है ना। पढ़ेगा भाई, सिंसियर हो जाओ 5 मिनट के लिए यार, नहीं तो बाद में तुम परेशान होते रहोगे साल भर, है ना। सुनो, genetic basis of adaptation or natural selection. The essence of Darwinian theory about evolution is natural selection. The rate of appearance of new forms is linked to the life cycle or the lifespan. पता क्या? Microbes that divide fast have the ability to multiply and become millions of individuals within hours. A colony of bacteria, say A, growing on a given medium, has built-in variation in terms of ability to utilize a feed component. याद है क्या? वो ये क्यों सर्वाइव कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास ऐसी कोई एबिलिटी है जो उस खाने को यूटिलाइज करके सरवाइव करने में उसकी हेल्प कर रही है। अरे कर रही है। A change in the medium composition would bring out only that part of the population, say B, that can survive under the new condition. तो कंडीशन चेंज करते से B आ गया, ये तो गया गया। नेक्स्ट, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोज द अदर। बताओ जरूरी थोड़ी एक बार में मर जाए वो सारे, है ना। धीरे धीरे वो मरते जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे, तो बताओ आउटग्रो कर गया, outgrows the others and appears as new species. This would happen within, why? Lifespan is very short. तो ये assertion reason में आ जाए, क्या पता दिमाग चलाएगा ना। नेक्स्ट देखो, for the same thing to happen in a fish or fowl would take millions of years. Why? Lifespan is long, as lifespan of these animals are in years. Here we say that fitness of B is better than that of A under the new condition. Condition define करना जरूरी है भाई, है ना। अब कुछ दार्शनिक बातें। फिटनेस और एडेप्टिव एबिलिटीज बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स विच आर इनहेरिटेड, ये मैंने बताया था भाई। वहां लिखा था इनहेरिटेड कैरेक्टर, एक दिन अपन ने पढ़ा था। अरे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पढ़ा था, याद करो। अपन ने लिखा था जो एडेप्टिव वेरिएशन है वो क्या होना चाहिए, हेरिटेबल। तभी तो बच्चों को फायदा होगा, नहीं तो खुद को फायदा हो जाएगा, बच्चों को फायदा नहीं होगा ना। तो ये तो है फिटनेस और एडेप्टिव एबिलिटीज बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स विच आर इनहेरिटेड। इट हैज अ जेनेटिक बेसिस, हेंस देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस। फिर लिख दिया। for getting selected and to evolve. अगली लाइन में वर्ड आएगा जो तुमने ब्रैकेट में लिखा था। Microbial experiments show that pre-existing advantageous mutations when selected will result in observation of new phenotype. बताओ पहले जीनोटाइप चेंज होगा, फिनोटाइप। और देखो ऊपर क्या लिखा है, pre-existing advantageous mutation। याद है क्या? Over few generation this will result in speciation। और लास्ट दो लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, इस पे क्वेश्चन बनता है। इसमें पता क्या लिखा है, नेचुरल सिलेक्शन के लिए कम से कम सेलुलर लेवल होना जरूरी है। कौन सा लेवल? मैं नहीं बोल रहा, इसमें लिखा है evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular forms of life with differences in metabolic capability originated on। तो ट्रू सेंस में नेचुरल सिलेक्शन कब से शुरू हुआ बच्चों? सेलुलर। तो फिर इससे एक दिक्कत है, वायरस तो बताओ उससे नीचे रह गए, तो उसमें नहीं होता, क्या होता होगा, एनसीईआरटी नहीं मान रहा। तो इनके हिसाब से ट्रू सेंस में सेल बनना जरूरी है। मुझे तो ये पैराग्राफ क्लियर है। नीचे जो लिखा है वो तो हमने कवर कर ही लिया। 2 मिनट है, अपन 2 लाइन लिख लेते हैं, मैं समझाऊंगा नेक्स्ट टाइम। लिख के रख लो बस, ताकि अपने को याद रहेगा क्या पढ़ रहे थे। भाई नेक्स्ट टाइम मॉड्यूल एनसीईआरटी और मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा लेना यहाँ तक के। उसको उठाओ भाई को, सो गया।
आर्टिफिशियल सिलेक्शन है ना, पूछें क्वेश्चन। ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है क्या? ये एंथ्रोपोजेनिक का एग्जाम्पल है क्या? तो भाई याद है, यहाँ तक लिखो फिर मैं समझाऊंगा। एक और बात बताओ बेटे बेटे, दुनिया में डॉग की जो अलग अलग ब्रीड है, फॉर एग्जांपल पोमेरेनियन है, लेब्राडोर है, जर्मन शेपर्ड है, इनकी ब्रीड अलग है मगर स्पीशीज सेम। ये आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं और इनके ऑफस्प्रिंग भी फर्टाइल होंगे। तो बायोलॉजिकल डेफिनेशन को फुलफिल है, स्पीशीज सेम है इनके ना। यहाँ तक लिखो फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम। 50 तक ही होता है ना, 50 आज इतना ही पढ़ता है। चलो बच्चों, जो ऑनलाइन स्टूडेंट लिख लिया तुमने, जल्दी बताओ। तुम क्यों यस बोल रहे हो, तुम तो ऑफलाइन हो। हाँ बच्चों, मैं लॉग आउट करूँ, कंफर्म करो। चलो बच्चों, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, है ना।